जितनी थ्योरी आपको आती है उतनी ही थ्योरी अप्लाई करके आप टॉप कर सकते हो, फुल मार्क्स ले सकते हो। मैं आपको सिखाने वाला हूं किस तरीके से टॉपर्स के जैसे, देखो आप भी टॉपर बन सकते हो, सभी लोग टॉपर बन सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन को देखने का नजरिया थोड़ा सा चेंज करो, अगर आपकी अप्रोच अच्छी है तो क्वेश्चन हो भी जाएगा, जल्दी भी हो जाएगा। और आपकी अगर एक प्रॉब्लम है, आपने पूरी की पूरी थ्योरी पढ़ ली लेकिन आप क्वेश्चन नहीं कर पाते, तो आप एक पॉइंट मिस कर रहे हो। किस तरीके से क्वेश्चन को अटैक करना आपको नहीं आता, तो सीखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन को अटैक करते हैं। क्या हाल है बालकों के? चलो पढ़ते हैं केमिस्ट्री। तो ठीक है भाई, शांत हो जाओ, क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था हेलो एल्केन और हेलो अरीन का थ्योरी। कंप्लीट थ्योरी हमने डिस्कस करी थी 2 घंटे में। अगर आपको थ्योरी आती है तो ठीक है, अगर नहीं आती तो जाके एक बार वीडियो जरूर देख लो, ऊपर आई बटन में आ रहा होगा। आज की क्लास में क्या करने वाले हैं, इसी चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं भाई अपने क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे, आपको वीडियो पॉज करनी है और ये क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करनी है। मेरी बात समझ रहे हो सभी लोग? ठीक है। देखो यार, इसने पूछा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शंस हमको दिए हैं 4, स्टेटमेंट भी दी हैं 4। अब हमको बस बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। बहुत सारे बच्चे स्टार्ट कर देंगे रीडिंग करना, नहीं, पहले देख लो। 1 2 3 आर करेक्ट, 1 2 4 आर करेक्ट, 2 3 4 आर करेक्ट। देखो सेकंड स्टेटमेंट तो हर एक में ही करेक्ट है। देखो सेकंड यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। अगर मैं बात करता हूं थर्ड की, तो थर्ड इसमें इसमें देख रहे हो। आपको ऑप्शन समझने पड़ेंगे, सबसे पहले ऑप्शंस पे जाओ, इसके बाद आप रीडिंग स्टार्ट करो। देखो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। क्या लिखा है? द जनरल फॉर्मूला ऑफ एराइल हैलाइड इज CnHn-1x। अब देखो यार, यहां पे ना एक जाल था। अगर आप स्टार्ट करते फर्स्ट स्टेटमेंट से द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइल हैलाइड, चलो ठीक है, ये हमने स्लाइड्स में भी किया था, थ्योरी में आपने पकड़ा होगा, बहुत इजी है बनाना। चलो ठीक है, आपने पाया कि फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है, इतनी चीज आपको आती है। आप सेकंड स्टेटमेंट देखोगे तो एराइल हैलाइड की बात कर रहा है, इसके लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा डबल ऑफ बॉन्ड्स, बहुत सारी कैलकुलेशन है, यहां पे आपका टाइम खराब हो सकता था। लेकिन आपके ऑप्शंस में दिख रहा है सेकंड ऑप्शन, तो चेक करने की ही जरूरत नहीं है, वो तो पहले ही करेक्ट है, इन्होंने हमको बता दिया। तो हमको एक चीज पता चल गई, हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। देखो जिसमें फर्स्ट ऑप्शन नहीं तो वो ऑप्शन भी कट जाएगा। बात समझ में आई? देखो मेरी बात को देखो, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट लिखा था यहाँ पे, फर्स्ट नहीं है, और अब फर्स्ट हमको पता है कि करेक्ट है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसके बाद देखो फर्स्ट भी है, सेकंड भी है, थर्ड के बारे में बोल रहा है, तो थर्ड स्टेटमेंट रीड करनी स्टार्ट करते हैं। देखो इन एल्काइल हैलाइड, किसकी बात कर रहा है? एल्काइल हैलाइड हैलोजन एटम इज अटैच टू sp2 हाइब्रिडाइज। नहीं भाई, sp2 तो किस में होता है, हम सबको पता है। जब एराइल हैलाइड लेंगे तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन, अगर इस कार्बन को ड्रॉ करूं, एक साइड डबल बॉन्ड, एक साइड सिंगल बॉन्ड, एक साइड सिंगल बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने आ गए? 3 आ गए, वो 3 के लिए होता है sp2। ये तो हमारा एराइल हैलाइड्स के लिए होता है, ना कि एल्काइल हैलाइड के लिए। तो हमको पता चल गया कि थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। अगर करेक्ट नहीं है तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 भी हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि लास्ट वाले ऑप्शन में भी ऑप्शन देखो स्टेटमेंट नंबर थर्ड है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, और आंसर तक आप बहुत इजीली पहुंच गए। बात समझ में आई किस तरीके से आपने क्वेश्चन किया? ओके देन, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आराम से रीड करो, वीडियो को पॉज करो, खुद ट्राई करने की कोशिश करो, नहीं आएगा मैं सिखाऊंगा कैसे अटैक करना है। चलो भाई, आपने पढ़ लिया होगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अलाइलिक हलाइड। ये किसकी बात कर रहा है? एलाइलिक हलाइड कौन नहीं है यहां पे? मेरे बात समझे या नहीं? देखो यार, अलाइलिक हैलाइड को समझने के लिए आपको पहले आनी चाहिए इसकी थ्योरी। अगर मैं विनाइल की बात करूं, विनाइल होता है कार्बन पे डबल बॉन्ड भी है और Cl भी है, मतलब कि इस वाले में विनाइलिक में कार्बन हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। अगर मैं एग्जांपल कंप्लीट लिखूं तो ये लो CH2 डबल बॉन्ड, अगर मैं एग्जांपल लूं तो CH, अगर मैं एग्जांपल लूं, कंप्लीट एग्जांपल इसको बना देता हूं, देखो
ऐसा कहीं पे है तो उसको हम क्या बोलेंगे, विनाइलिक। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं जो हमसे पूछा भी है, एलाइलिक कब होगा? अगर मैं एग्जांपल लूं, देखो यहां पे मैंने बनाया CH2, यहां पे लगा दिया Cl, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। देखो ये Cl हमारा कौन से वाले कार्बन पे लगा हुआ है, जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसको अलाइलिक कहेंगे। और नेक्स्ट पे ही क्या है, डबल बॉन्ड हमारे पास है। इस तरीके की रीअरेंजमेंट को क्या कहते हैं, अलाइलिक और विनाइलिक भी मैंने समझा दिया। अब देखो यार, समझते हैं इनके एक एक करके, ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं स्ट्रक्चर्स को। अगर मैं स्ट्रक्चर्स ड्रॉ ड्रॉ करने की बारी आती है, तो आप नाम को सबसे पहले देखो कितने मेंबर की चेन है। यहां पे अगर मैं देखूं 5 मेंबर की चेन है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। बहुत सिंपली मैंने लिख दिया। इसके बाद लिखा है फोर्थ नंबर पे तो लगा है ब्रोमीन ग्रुप, और सेकंड नंबर पे क्या लगा है, डबल बॉन्ड। अब देखो 4 ब्रोमो, यहां पे सब सब चीजें चेक हो गई, हाँ या ना? अब आप देखोगे तो यहां पे है डबल बॉन्ड, यहां पे है Br, क्या ये एलाइलिक है? हाँ, आपको समझ आ गया भाई, नीचे सर ने समझाया था एलाइलिक है। इसी तरीके से आपको सबके नाम लिख के देखने पड़ेंगे भाई, इसी तरीके से आपको सबके नाम लिख के देखने ही पड़ेंगे। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, 3 ब्रोमो, देखो फिर से आपको कार्बन चेन देखनी है। अगर मैं देखूं तो ब्यूट है, तो मैं यहां पे लिख दूंगा 1 2 3 4। 1 पे डबल बॉन्ड है, 1 पे मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया। 2 पे मिथाइल है, सेकंड पे मैंने मिथाइल ग्रुप लगा दिया। 3 पे ब्रोमो है, 3 पे मैंने ब्रोमो लगा दिया। और अगेन आपने पाया डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पे ही हमारा ब्रोमीन लगा है, और ये भी अलाइलिक पोजीशन ही बनी। बिल्कुल सही। इसके बाद देखते हैं, देखो यहां लिखा है ब्यूट, 1 2 3 4। 2 पे है इन, 2 पे मैंने इन लगा दिया। 1 पे है ब्रोमो, और ये भी हमारा अलाइलिक ही निकला। तो आंसर करने की जरूरत भी नहीं है, फोर्थ ऑप्शन अपना करेक्ट है। बिल्कुल सही। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, समझ में आ गया होगा आई थिंक, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी करने में सॉल्व। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ गए हम। द कंपाउंड विच कंटेन ऑल द फोर, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री। अब मेरी बात को समझो, सबकी स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, यहां पे अपना दिमाग हमको यूज करना है। किस तरीके से करेंगे, देखो यहां पे तो 2 3 है, यहां पे 3 3 है। पहले ही स्ट्रक्चर इन दोनों की तो छोटी है, और यहां पे पूछ रहे हैं 1 डिग्री भी होना चाहिए, 2 डिग्री भी, 3 डिग्री भी, 4 डिग्री भी। तो हम फर्स्ट और लास्ट ऑप्शन को नोट ही नहीं करेंगे, इनको हम ड्रॉ ही नहीं करेंगे। हम सिर्फ किसको ड्रॉ करने वाले हैं, सेकंड ऑप्शन को और थर्ड ऑप्शन को। अगर मैं सेकंड ऑप्शन की बात करूं, यहां पे लिखा है पेंट, फोर्थ ऑप्शन में भी लिखा है, सॉरी थर्ड ऑप्शन में भी लिखा है पेंट। अगर मैं पेंट की बात करूं तो 5 कार्बन मेरे को ड्रॉ करने हैं, और सारे के सारों में सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि एन लिखा है, तो सभी में सिंगल बॉन्ड मैंने 5 5 बना दिए। इसके बाद है ट्राई मिथाइल है, 2 3 3। देखो भाई, 2 पे लगाया, 3 पे लगाया, और 3 पे लगाया। अगर मैं इसके बात करूं 2 3 4, यहां पे 2 पे भी लगाया, 3 पे भी लगाया, 4 पे भी लगाया। स्ट्रक्चर समझ में आ गई? बिल्कुल। चलो भाई, स्ट्रक्चर्स आप लोगों को समझ में आ गई। अगर आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गई, तो आगे का कोई इतना ज्यादा बड़ी चीज है भी नहीं। देखो अगर मैं इसकी बात करूं, तो एक साइड ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री, 1 डिग्री रहेगा। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, ये हमारा एक साइड, दो साइड, तीन साइड से जुड़ा है, तो इसको मैं 3 डिग्री बोलूंगा। इसकी बात करूं तो ये चारों साइड से कार्बन से जुड़ा है, इसको मैं 4 डिग्री बोलूंगा। और इसकी बात करूं तो ये 2 साइड से जुड़ा है, इसको मैं 2 डिग्री बोलूंगा। और आंसर हमको मिल गया। बात समझ समझ में आई? अगर मेरे फर्स्ट और लास्ट ऑप्शन भी चेक करूं, चेक करने की जरूरत है? नहीं है चेक करने की जरूरत। आपको अपना ऑप्शंस मिल गया, आप आगे मूव ऑन कर सकते हो। लेकिन मैंने कैसे ऑप्शंस को कैंसिल आउट किया, वो चीज आपको समझनी पड़ेगी। वो ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही आपका टाइम बचाएगी। बात समझ समझ में आ गई? चलो भाई आगे चलते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। देखो भाई किस तरीके से, इन द फॉलोइंग ग्रुप्स OAC, बहुत सारे हमको ग्रुप दिए हैं, और इन ऑर्डर ऑफ लीविंग ग्रुप एबिलिटी। लीव अगर ये ग्रुप्स करते हैं, तो कौन अच्छे से लीव करेगा, उसका ऑर्डर पूछा है। तो थोड़ा सा हमें कंसेप्ट समझना पड़ेगा। जैसे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ये वाला बॉन्ड ब्रेक करके अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन लेके यहां से रिमूव हो जाएगा। इस तरीके से लिविंग ग्रुप काम करेंगे। तो हमको कुछ नहीं करना, यूं कि यूं इनके नाम लिख रहा हूं मैं, सिर्फ ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज लगा के। देखो भाई, फर्स्ट मैंने लिखा O। AC का मतलब आपको नहीं पता, तो एसाइल ग्रुप होता है, कुछ ऐसा ग्रुप आगे लगा हुआ है।
ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, बिल्कुल सही बात है। अगला मैं ड्रॉ करता हूं, ऑक्सीजन बनाया नेगेटिव बनाया, फिर आगे है मिथाइल ग्रुप में CH3 लिख रहा हूं। थर्ड थर्ड के लिए मैं बनाऊं तो ऑक्सीजन है, नेगेटिव चार्ज है। इसके बाद मैं बात करूं SO2 लगा हुआ है और Me भी है फर्दर, तो Me मिथाइल लगा दो भाई, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद मैं बात करूं तो ऑक्सीजन है, नेगेटिव चार्ज है, SO2 अगेन लगा है और इसके बाद क्या लगा है भाई अपना CF3। अब देखो, अब चीज मेरे को क्या चेक करनी है, अब मेरे को नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, तब ये लीव हुआ ना। अब देखो यार, यहां से तो इसने बॉन्ड ब्रेक कर लिया, अब बॉन्ड ब्रेक करके अगर नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर स्टेबलाइज नहीं हो पाया तो क्या फायदा। तो क्या फायदा इसका बॉन्ड ब्रेक करने का। तो अगर स्टेबिलिटी मिल रही है, अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन में चेक करूं, भाई इसके पास स्टेबिलिटी है किसकी, रेजोनेंस की। इसके पास कोई भी स्टेबिलिटी नहीं है, इसके पास भी स्टेबिलिटी है रेजोनेंस की, इसके पास भी स्टेबिलिटी है। तो यार फर्स्ट थर्ड और लास्ट में तो स्टेबिलिटी मिल गई रेजोनेंस की, इसके पास कोई भी स्टेबिलिटी नहीं है, तो ये तो हमारा लास्ट में होगा, मतलब सेकंड ऑप्शन हमारा लास्ट में आएगा। ओ, हमको इन तीनों के बारे में ऑर्डर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, अपन को ऑप्शन मिल गया। क्या है अपना ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट। मेरी बात को समझे मैंने कैसे किया। इस पे मेरा नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज नहीं हो पाया, आगे कोई रेजोनेंस नहीं थी, आगे कोई पाई बॉन्ड नहीं था जिससे कि ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट कर दे और वो फर्दर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट कर पाए। अगर ये इसके पास इलेक्ट्रॉन भेज देता तो इस कार्बन को कोई हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करना पड़ता, और बॉन्ड ब्रेक करना पड़ता तो सिग्मा, यहां पे ब्रेक हुआ है पाई, तो पाई बॉन्ड वीक होता है एज कंपेयर टू सिग्मा। मेरी बात को समझ में आया। तो यहां पे बॉन्ड ब्रेकेज नहीं होती, इसलिए ये ट्रांसफर भी नहीं होता, और अब हमको सेकंड ऑप्शन मिल गया। सबसे ज्यादा दिखाया इसने फोर्थ का, ऐसा क्यों, क्योंकि आगे फर्दर CF3 ग्रुप लगा है जो कि अगेन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, लेकिन यहां पे CH3 लगा है, यही वाला केस है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, ये कभी भी नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ आने नहीं देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, दोनों में रिपल्शन होगी, इसलिए ये वाला ऑर्डर में पहले आया, फिर ये आया, फिर ये आया, और फिर सेकंड। लेकिन आपको अपना दिमाग लगाना है, सेकंड ऑप्शन आपने कर दिया, सेकंड ऑप्शन सबसे लास्ट में आया, आंसर मिल गया। फर्स्ट का नहीं आता, थर्ड का नहीं आता, फोर्थ का नहीं आता, बात बन जाएगी। सिर्फ अपना कंसेप्ट, जितनी थ्योरी आपको आती है उतनी ही थ्योरी अप्लाई करके आप टॉप कर सकते हो, फुल मार्क्स ले सकते हो, बिलीव मी। ओके देन, चलो भाई, अपना फोर्थ क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से हमको समझ में आ गया। ऐसे ही टाइप के आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, तो प्लीज ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको आने चाहिए। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 5 रीड करो। फोस्जीन इज अ कॉमन नेम फॉर, देखो याद करने का क्वेश्चन है, हमने हमने पढ़ा था कार्बोनिल क्लोराइड। अगर मैं फोस्जीन के फॉर्मूले की बात करता हूं तो इसका फॉर्मूला होता है COCl2। इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अगर मैं बात करूं फोस्फोराइल क्लोराइड, ये तो कहीं भी आसपास भी नहीं है। थायोनाइल क्लोराइड थोड़ा बहुत आसपास है, आसपास है। COCl2 इसका फॉर्मूला होता है। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो कुछ ऐसी आएगी। और देखो, इसने दिया है कार्बन डाइऑक्साइड फोस्फिन, ये भी कहीं आसपास भी नहीं है। फोस्फिन हमारे पास वो होता है PH3, CO2 प्लस PH3 क्या बनाएंगे, क्या वो कभी भी COCl2 बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होने वाला। लास्ट है कार्बोनिल, कार्बोनिल हमारा CO होता है, और क्लोराइड, क्लोराइड के लिए Cl2, और COCl2 ही हमारा सही फॉर्मूला। इसकी स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इस तरीके से इसकी कुछ स्ट्रक्चर भी निकल जाएगी। सिंपल आंसर आ गया 4, क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। आसान था, बहुत आसान था, वैसे थोड़ा याद करने का था। अगर आपको फोस्जीन का फॉर्मूला याद है तो आप आंसर तक पहुंच जाओगे। बात समझ में आई, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। देखो भाई, रीड करो। IUPAC नेम पूछा है किसका, इस कंपाउंड का, और जल्दी से मेरे को नाम बता दो। देखो किस तरीके से अटैक करना है। देखो यहां है 2 6, यहां है 6 2, यहां है 3 1, यहां है 1 3।
अगर मैं लोएस्ट सम रूल की बात करूं तो पहले दो में तो लोएस्ट सम रूल ही फॉलो नहीं हो रहा, तो ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। इन दोनों ऑप्शन में से चुनाव करना। देखो चार ऑप्शन आए थे, चार में से दो मैंने कैंसिल आउट कर दिए। किस तरीके से कैंसिल आउट करा है आपके सामने किया है, लोएस्ट सम रूल यहां पे अप्लाई नहीं हो रहा तो मैंने कैंसिल आउट कर दिए। इसके बाद देखो इसने दिया है 3 पे ब्रोमो हो या फिर 1 पे ब्रोमो हो। यहां पे है हमको बताना है 3 पे ब्रोमो है या 1 पे ब्रोमो है। देखो अगर लास्ट में जाओगे तो इसने बताया है डबल बॉन्ड जो है इन जो है 1 पे है, अगर कुछ नहीं लिखा तो 1 पे मान के चलेंगे। तो इसने हमको कुछ इंफॉर्मेशन दी है, इन हमारा पोजीशन नंबर 1 पे। अगर इन मेरा पोजीशन नंबर 1 पे है तो मेरा 1 पोजीशन पे ब्रोमो तो नहीं हो सकता। अगर ब्रोमो 1 पे नहीं हो सकता तो किस पे होना चाहिए, 3 पे। आंसर कौन सा आ गया, सी ऑप्शन इज करेक्ट। 1 पे कौन होना चाहिए, क्लोरीन होना चाहिए। हमें यहां से इंफॉर्मेशन इसने दी थी। बहुत सारे बच्चे इसका नाम लिखने की कोशिश करेंगे स्टार्टिंग में, जो कि फेल होंगे, नहीं कर पाएंगे एग्जाम। ऑप्शंस देखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। कहां पे एग्जामिनर, एग्जामिनर पे डिपेंड करता है आपका पेपर कितना टफ बनाए, और आपका पेपर आसान आएगा। दिखने में क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा भी ना, फिर भी आसानी मिलेगा एट द एंड। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 6 भी हमको समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। जल्दी से रीड करो। देखते हैं, रीड करते हैं। अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय सब्सटीट्यूशन ऑफ 2 क्लोरीन फॉर 2 हाइड्रोजन इन प्रोपेन। द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमेरिक कंपाउंड इज। देखो यार, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन यार मास्टर, ऐसे तो नहीं होता। हमको तो नहीं आता इतना कुछ समझ में। देखो एक कंपाउंड है जो फॉर्म्ड होता है सब्सटीट्यूशन के 2 क्लोरीन, मतलब 2 क्लोरीन उसके अंदर सब्सटीट्यूट किए हैं, तो कंपाउंड कौन है भाई, प्रोपेन है। तो प्रोपेन को तो हम जानते हैं सर, प्रोपेन कुछ ऐसा होता है। अगर मैं बात करूं दो इसके क्लोरीन लगा दिए हाइड्रोजन के प्लेस पे, तो मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं। अब इसके आइसोमर्स हमसे पूछे हैं, बहुत सिंपल सी बात है। देखो यार, अगर मैं 2 कार्बन यहां पे लगा सकता हूं 2 बार क्लोरीन, तो मैं 2 बार क्लोरीन कुछ यहां पे भी लगा सकता हूं। अगर मैंने एक और स्ट्रक्चर बनाई, लास्ट वाले पे लगा दिए दोनों क्लोरीन, तो ये वाली स्ट्रक्चर और ये वाली स्ट्रक्चर सेम बन जाएंगी, इसलिए मैं नहीं बना रहा। बात समझ में आई, आसान था भाई, समझ में आ गई सर। इसके बाद मैं ड्रॉ करता हूं आइसोमर अपने एक एक क्लोरीन के। देखो एक सीएल यहां हो सकता है, एक सीएल यहां हो सकता है, या फिर एक छोड़ के एक हो सकता है। और कोई स्ट्रक्चर आपके दिमाग में आ रही है, नहीं आ रही ना, होगी भी नहीं। तो आंसर क्या आना चाहिए था, 1 2 3 4, 4 आंसर। लेकिन आंसर तो 5 है। यही तो कमाल की बात है। देखो सुनो, आपको इसके बाद ऐसा चेक करना है कहीं पे हमारा कायरल सेंटर तो नहीं है। अगर मैं कायरल सेंटर की बात करूं, चारों साइड जिसकी डिफरेंट हो वो है कायरल सेंटर। अगर मैं बात करूं यहां तो एक सीएल 2 सीएल नहीं यार, यहां भी हाइड्रोजन है, यहां भी हाइड्रोजन है नहीं यार, यहां पे भी, यहां पे तो तीनों ही हाइड्रोजन है नहीं यार। फर्स्ट में तो कोई भी कायरल सेंटर नहीं है। सेकंड में देखूंगा यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन नहीं यार, सीएल सीएल में चेक ही नहीं करेंगे, इन दोनों के पास हाइड्रोजन हाइड्रोजन होगा, तो सेकंड में भी कहीं भी कायरल नहीं है। थर्ड में चेक करें, यहां पे है कार्बन सीएल एच, एच मतलब CH2Cl, यहां पे लगाया CH3, दोनों ग्रुप हैं डिफरेंट, यहां लगाया Cl और यहां लगाया हाइड्रोजन, चारों ग्रुप इसके पास डिफरेंट है, इसीलिए मैं इसको क्या बोल रहा हूं, कायरल बोल रहा हूं। और कायरल को हम स्टार से डिनोट करते हैं, मतलब कि जितने भी आइसोमर है उसमें एक आइसोमर प्लस हो जाएगा। इसका मतलब ये है एक कायरल हमारा रोटेशन हमको दिखा सकता है S की, और एक दिखा सकता है R की, इसलिए हमने इसकी एक की बजाय हम 2 काउंट करेंगे। अगले में देखेंगे, अगले में भी कोई भी नहीं है, इसमें 2 हाइड्रोजन है, इसमें 2 हाइड्रोजन है, इसमें भी 2 सेम हाइड्रोजन है, तो इसके अंदर भी कोई भी चारों डिफरेंट तो नहीं है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 आंसर आया था हमारा, लेकिन आंसर क्या हो जाएगा, +1 करके रियल आंसर हमारा हो जाएगा 5, और ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ गया। चलो भाई अगला क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग हैलाइड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्टिविटी। भाई SN1 की रिएक्टिविटी से सर हमको एक लाइन याद आती है, आपने हमको समझाया था 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। हाँ भाई ऐसा तो समझाया था, बिल्कुल सही बात है। और इसलिए ये क्यों आया था उसका रीजन भी समझाया था, क्योंकि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखनी थी।
इतनी बात भी समझ में आ गई होगी। वेरी गुड भाई, आ गई है तो देखो अब हमको क्या करना है, सब में हमको सीएल सीएल दिए हैं और सीएल को बाहर जाने का वेट करता है। न्यूक्लियोफाइल वेट करता है SN1 में कि कब सीएल जाए और उस पर पॉजिटिव बनेगा और वो पॉजिटिव के बाद आएगा उस पर अटैक करने। ऐसी स्टोरी सब लोगों को पता है। वेरी गुड भाई, पता है तो देखो अब सीएल को हमें निकालना है, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव चार्ज लगाना है। यहां पे सीएल को निकालना है, पॉजिटिव चार्ज लगाना है। इसमें भी सीएल को निकालना है, पॉजिटिव चार्ज। अब सिर्फ हमको एक चीज देखनी है कि कहां पे हमारा ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है। कहीं पे अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल गई ना, देखो कमाल की बात क्या है, जो ये पॉजिटिव है ये हमारा बेचारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अगर आजू बाजू में कहीं पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल गई तो ये स्टेबल। अब देखो कहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहां पे तो डबल बॉन्ड है सर, डबल बॉन्ड और हमको पता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। अगर इसके पास डबल बॉन्ड है तो ये इसको रेजोनेंस से स्टेबल कर सकता है। तो सबसे ज्यादा तो हमारा सेकंड का आएगा। और सेकंड का देखो, देखो फर्स्ट ऑप्शन में सेकंड नहीं है तो फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं है, थर्ड भी नहीं है, सिर्फ दो में कंपटीशन है, सेकंड या थर्ड, सेकंड या थर्ड। अब थोड़ा सा और सोल्व कर लो। अगर बात करो, ये है मेरे पास, इतना बात तो पता है ना भाई, इसको हम क्या बोलेंगे 2 डिग्री, इसको हम क्या बोलेंगे, सॉरी इसको हम क्या बोलेंगे 1 डिग्री। 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल या 2 डिग्री? देखो 2 के बाद 1 आएगा या 2 के बाद 3? 2 के बाद आएगा 3, क्योंकि हमको सीरीज पता है 3 2 1। आंसर क्या हो गया अपना सी। सी ऑप्शन इज द करेक्ट। और इसी के साथ हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 8 भी खत्म। मेरी बात समझे, समझ में आया या नहीं? चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो भाई क्वेश्चन रीड करो, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव विनाइल क्लोराइड। देखो यार विनाइल क्लोराइड के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूं। जिस कार्बन के पास डबल बॉन्ड हो उसी कार्बन के पास अगर क्लोराइड लगा दूं मैं तो वो विनाइल क्लोराइड में कहलाएगा। मेरी बात समझ में आई या नहीं आप लोगों को? आपको ये बताना है कौन सी रिएक्शन में किसके साथ होगा। देखो नॉर्मल रिएक्शन हमने पढ़ी थी, अगर ये ही रिएक्शन दी होती, Cl2 दिया होता, हीट ना दी होती, 600 डिग्री C यहाँ पे मेंशन है, अगर ये मेंशन नहीं होता तो रिएक्शन मेरी किस तरीके से चलती, मेरी बात को समझो। तब तो हमारा बहुत आसान सा खेल था, दोनों तरफ हम लगा सकते थे Cl Cl और ये विनाइल क्लोराइड नहीं होता, कुछ इस तरीके से रिएक्शन हमारी चलती। लेकिन यहां पे लगा दिया हीट। अगर हीट लगा दी है तो मेरी बात ध्यान से सुनना, ये Cl क्या करेगा, ये Cl जाके एक हाइड्रोजन को निकाल लेगा और उस हाइड्रोजन के प्लेस पे ये खुद जाके लग जाएगा। मेरी बात को समझ रहे हो? तो मेरे पास क्या बन जाएगी, CH2 डबल बॉन्ड को इसने कुछ भी नहीं छेड़ा, CH सिंगल बॉन्ड Cl। एक हाइड्रोजन को इसने क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया, आप ऐसे समझ सकते हो, हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट दिया है हमारे क्लोरीन ने। बात समझ में आई? तो ये हमारा विनाइल क्लोराइड है या नहीं, आप बताओ जल्दी से। जल्दी से बताओ भाई, विनाइल क्लोराइड है या नहीं? है, बिल्कुल सही, आपने देख लिया होगा, CH2 डबल बॉन्ड C, CH सिंगल बॉन्ड Cl, बिल्कुल सेम ही है, ये हमारा विनाइल क्लोराइड है। मतलब ये हमारा ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट हमने देखा KOH दिया है इथेनॉल के अंदर। इथेनॉल की अगर मैं बात करूं, मैंने आपको बताया था अगर आपके पास कहीं भी कंसंट्रेटेड लिखा है या फिर अल्कोहलिक लिखा है, अल्कोहलिक का मतलब इथेनॉल लिखा है, ये भी तो अल्कोहल है। बात समझ में आई? तो ये क्या हो गया, यहां पे ये एलिमिनेशन रिएक्शन करेगा भाई। एलिमिनेशन रिएक्शन अगर ये कर देगा, देखो एक साइड से Cl जाएगा, एक साइड से हाइड्रोजन जाएगा, बीच में डबल बॉन्ड आएगा। अगर मैं इसकी बात करूं, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट हमको क्या मिल जाएगा, अगेन CH Cl, एक हाइड्रोजन गया, डबल बॉन्ड आ गया, यहां पे बच गया CH2। अगेन हमको विनाइल क्लोराइड मिला। इसमें भी मिला था, इस वाली रिएक्शन दी नहीं थी क्योंकि Cl2 के साथ हीट थी। बहुत सिंपली हमको समझ में आ रहा है, मतलब बी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो सकता है। अब यहां पे आपको रुकना है, यहां पे आपको रुकना है, क्योंकि ए और बी करेक्ट हो गए और आपका पेपर MCQ है। अब देखो हमारे दो ऑप्शन करेक्ट आ चुके हैं, तो दिमाग की बात है, सी भी करेक्ट ही होगा। अपने पास वो आएगा कि एक सिंगल सिंगल करेक्ट आपका पेपर है, तो सिंगल करेक्ट में दो तो नहीं हो सकते, तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज ही होगा। ये वाला क्वेश्चन करने की भी जरूरत नहीं है, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, सी हमारा ऑलरेडी आंसर मिल गया हमें, हमारा क्या है, डी। आगे चलते हैं भाई।
क्वेश्चन नंबर 10, CH3OH, यहां भी CH3OH, मतलब कि सबस्ट्रेट दोनों के सेम है। नेक्स्ट की बात करूं, यहां रिएजेंट दिया है NaCl, यहां दिया है HCl, रिएजेंट अलग अलग है। अब देख लेते हैं ऑप्शंस को। ऑप्शन नंबर 1, बोथ रिएक्शन टेक प्लेसेस। अच्छा, रिएक्शंस की बात कर रहा है, यहां से हमें पता चला इस पॉइंट का कि ये रिएक्शंस की बात कर रहा है। रिएक्शंस कौन सी होगी, कौन सी नहीं होगी। अब ध्यान से देखो यार, अगर हमको कंपैरिजन की बात करूं, NaCl की जंग किसके साथ है, HCl के साथ। अगर मैं बात करूं, ये तो है एक एसिड और ये है एक सोल्ट। और मैं बात बता देता हूं, सोल्ट हमारे मोर स्टेबल होते हैं जब मैं कंपेयर करता हूं एसिड से। तो ये स्टेबल है, अगर स्टेबल है तो रिएक्टिव नहीं होगा, रिएक्टिव नहीं होगा तो फर्स्ट वाली रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगी। मेरी बात समझ में आई। ये हमारे पास स्टेबल होते हैं, और मोर स्टेबल है तो मैं एक और पॉइंट इसके साइड में लिख सकता हूं, लेस रिएक्टिव। बहुत सिंपल है, हाँ या ना, बता दो। बिल्कुल सही, आपको समझ में आ गया। तो फर्स्ट वाली रिएक्शन हमारी प्रोसीड नहीं होगी, सेकंड वाली रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी। ओनली रिएक्शन 2 टेक प्लेस। सेकंड ऑप्शन मिल गया, क्वेश्चन नंबर 10 भी हमने कर लिया। कितना आसान था, बहुत आसान था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन क्लोरीन इज पास थ्रू प्रोपीन एट 400 डिग्री सी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड। अब यार ऐसा ऐसा कुछ तो हमने किया था अभी, हीट भी है, क्लोरीन भी है, और डबल बॉन्ड भी है। रिएक्शन समझ में आई, कौन सी बनाने की कोशिश करी है, ध्यान से देखो। प्रोपीन, अगर मैं प्रोपीन की बात करूं तो यार प्रोपीन सबको ड्रॉ करना आता है। बात करूं Cl2 इसने डाला है, क्लोरीन गैस, और 400 डिग्री सी पे है, तो कौन सी बात होगी, आपको पता थी, सिर्फ ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। क्या अभी पीछे पड़ा था, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। लेकिन कौन से हाइड्रोजन को, यहां पे भी हाइड्रोजन है, यहां पे भी हाइड्रोजन है, यहां पे भी हाइड्रोजन है। ध्यान से समझो बात को। अब इन तीनों हाइड्रोजन में से अगर मैं बात करूं, इजीली वो हाइड्रोजन, वो वाला प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा जो सिंगल बॉन्ड वाले पे है, जो sp3 वाले पे है। अगर मैं रेट की बात करूं तो ये रिएक्शन ज्यादा फास्ट होगी एज कंपेयर टू दिस वन, क्योंकि Cl अटैक हो रहा है, और Cl अटैक हो रहा है तो यहां पे कैसा चार्ज आएगा। चार्ज की भी मैं थोड़ी सी बात करूं तो यहां डेल्टा पॉजिटिव थोड़ा बहुत तो आएगा, और डेल्टा पॉजिटिव डबल बॉन्ड पे अनस्टेबल होता है। डबल बॉन्ड पे थोड़ा सा एस करेक्टर इंक्रीज होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता। जब इसके साथ क्लोरीन लग जाएगा तब ये मेरा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज दिखाएगा। और डेल्टा पॉजिटिव डबल बॉन्ड पे बनाना एज कंपेयर टू डेल्टा पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड पे बनाना, सिंगल बॉन्ड पे बनाना ज्यादा आसान है, इसलिए हमारा मोर इजीली ये वाला हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा, जिससे कि हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा क्या भाई, इस पे आ जाएगा Cl, और ये डबल बॉन्ड को छेड़ेंगे भी नहीं। देखो क्या बन गया है, डबल बॉन्ड क्लोरीन sp3 कार्बन, क्या बन गया, एलाइलिक, क्या बन गया, एलाइल क्लोराइड। आंसर मिला। क्वेश्चन नंबर 11 भी हमारा हो गया। अब देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन CH3CH2, जब भी ऐसा कुछ दिखे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करना। देखो भाई CH3 है, सिर्फ कार्बन लिखा, इसका भी सिर्फ कार्बन लिखा, इसका भी सिर्फ कार्बन लिखा। मैं हाइड्रोजन नहीं लिख रहा हूं, जिससे कि मेरे को जो चीज है साफ साफ दिख जाए। देखो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, सिर्फ तीन ही कार्बन है, और दो Cl लगे हुए हैं लास्ट वाले कार्बन पे, मैंने लिख लिया। समझ में आई बात। अब इसने रिएक्शन कराई है एल्कोहलिक KOH के साथ। अब एल्कोहलिक आते ही आपको समझ जाना चाहिए एलिमिनेशन वाली चीज है। एलिमिनेशन वाली चीज है, मतलब कि यहां से जाएगा Cl और यहां से जाएगा हाइड्रोजन, एक आएगा डबल बॉन्ड, लेकिन एक और Cl है, एक और Cl जाएगा, एक और हाइड्रोजन जाएगा, और एक और बार डबल बॉन्ड आएगा, ट्रिपल बॉन्ड हमको मिल जाएगा। बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया। देखो कितने सेकंड्स में क्वेश्चन होते हैं अगर आपको कंसेप्ट आता है तो। बात समझ में आई। आप समझ रहे होगे कि NH2 आ जाएंगे भाई, NaNH2 का क्या काम रहा। जितना सीखा है आपने वो काफी है हर एक क्वेश्चन करने के लिए। बात समझ में आई। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 13, द रिएक्शन ऑफ टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड विद सोडियम मिथॉक्साइड प्रोड्यूस्ड मेनली। देखो भाई फिर से हमें स्टेटमेंट में घुमा के एक रिएक्शन पूछने की इन्होंने वो करी है। टर्ट ब्यूटाइल की बात करूं मैं, मतलब एक कार्बन है और वो तीन साइड 3 डिग्री, 3 डिग्री की बात करी, और इसके साइड लगा दिया इसने ब्रोमाइड। अगर मैं टर्ट ब्यूटाइल की बात करूं, 3 डिग्री ब्यूटाइल की बात ये कर रहा है।
तो यहां पे हमने ड्रॉ कर दिया अपना 3 डिग्री, 3 साइड लगा दिए कार्बन। अब इसके साथ ये रिएक्शन कराने की कोशिश किसकी करा रहा है, NaOR, सोडियम मिथॉक्साइड। सोडियम मिथॉक्साइड, अगर इसने मीथेन दिया है तो मैं R की जगह पे क्या लिख सकता हूं, CH3। समझ में आई इतनी चीज या नहीं? अब इसमें से नेगेटिव पार्ट मेरे को बता दो कौन सा है, जल्दी से बताओ क्या है नेगेटिव पार्ट, OCH3, हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये अटैक करेगा, इसको निकाल देगा, ऐसा ही कुछ। भाई हमने टाइप्स पढ़ी थी, ध्यान ध्यान से देखो, SN1 टाइप पढ़ी थी और हमने SN2 टाइप पढ़ी थी। पहली बात ये है 3 डिग्री, दूसरी बात जो न्यूक्लियोफाइल दिया है वो भी स्ट्रॉन्ग है, न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है और 3 डिग्री है, दोनों चीज उल्टी फुल्टी है। तो SN1 भी नहीं होगी, SN2 भी नहीं होगी, हो क्या जाएगी, एलिमिनेशन। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव ही नहीं करेगा, अगर न्यूक्लियोफाइल को जगह नहीं मिली और ये स्ट्रांग है, नहीं जाएगी। ये किसका काम करेगा, बेस का काम करेगा। बेस का काम होता है हाइड्रोजन पे अटैक करना और उसको रिमूव करना। ये इसके हाइड्रोजन पे जाएगा, हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, इसको रिमूव करेगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज शिफ्ट करेगा, Br को निकाल देगा। अगर रिएक्शन की मैं बात करूं, रिएक्शन हमको कैसी दिखेगी, ऊपर वाले कार्बन से लिया था वहीं पे डबल बॉन्ड लगा दिया, प्रोडक्ट। समझ में आया किस तरीके से किया? तो इसका नाम क्या है अब, एक ही बॉन्ड आएगा, एक ही रिमूव किया है तो बहुत सिंपल। तो इसका नाम क्या होगा भाई? अब अगर हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं, देखो ध्यान से। फर्स्ट लिखा है इसने आइसोब्यूटेन, एन आ गया हमारे पास, डबल बॉन्ड है तो ये आंसर नहीं हो सकता। इन है यहां भी, अगले अगलों में भी देखो ब्यूटोक्साइड कुछ कुछ है, अलग अलग चीजें, इन हमारा एक में ही है तो यही आंसर होगा सेकंड, 13 का 2। देखा, आपका पेपर आसान है, इसका मतलब है कि ऑप्शंस जो हैं उनमें चुनाव करना बहुत आसान है, आप इजीली हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ सकते हो। बात समझ में आई या नहीं? आगे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 14 पे आ गए हैं हम। देखो यार, क्वेश्चन नंबर 14 में एक हमको कंपाउंड दिया है, इसका आपको स्ट्रक्चर नहीं आता तो मैं बता देता हूं। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन और 2 बार ब्रोमीन आएंगे। इसके बाद इसने हमको रिएजेंट दिया है, रिएजेंट भी लिख लिया मैंने, सोडियम दिया है ईथर में, आपको समझ में आ जाना चाहिए कौन सी रिएक्शन है ये, वुड्स रिएक्शन है। वुड्स रिएक्शन में किस तरीके से रिएक्शन करते थे, जहां पे भी एक ब्रोमीन जाएगा एक रेडिकल आएगा, एक ब्रोमीन जाएगा एक रेडिकल आएगा, मतलब इसके पास 2 रेडिकल आएंगे और इसी का मिरर इमेज हम आगे ड्रॉ करेंगे। दोनों में बॉन्डिंग होगी, मतलब पहले आता था सिंगल बॉन्ड, अब बन जाएगा डबल बॉन्ड, बस इतना ही फर्क आएगा, कोई ज्यादा कोई लंबा चौड़ा फर्क आने वाला नहीं है। इन है, 2 पे है, 2 ब्यूटीन, थर्ड आंसर, 14 भी क्वेश्चन हो गया। देखा कितनी इजीली मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, आपको भी इतने इजीली करने हैं, मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको स्मार्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूं, फास्ट क्वेश्चंस कैसे करने हैं वो सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। बात समझ में आई या नहीं? ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 15 की मैं बात करता हूं, विनाइल क्लोराइड अंडरगोज। फिर से विनाइल क्लोराइड, देखो मैं बार बार इन्हीं के क्वेश्चंस क्यों लाया हूं, एलाइलिक विनाइलिक, बहुत कंफ्यूजन होती है और पेपर एग्जामिनर की ये यार बिल्कुल बेस्ट फेवरेट वर्ड्स हैं ये, विनाइलिक और एलाइलिक। कोई भी पेपर दो, नीट का दो, जेई का दो, ये बहुत बार रिपीट होते हैं और बच्चों को इनमें कंफ्यूजन है, इसलिए मैं यही वाले क्वेश्चंस मैक्सिमम लाया हूं और इसके अंदर कंसेप्ट डिफरेंट डिफरेंट है। अब देखो यार, इसके अंदर भी हम अलग चीज सीखने वाले हैं, विनाइल क्लोराइड अंडरगोज ओनली एडिशन रिएक्शन, मतलब पहले तो हमें स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। विनाइल क्लोराइड का मतलब क्या था, CH2, अगर मैं डबल बॉन्ड बनाता हूं, इसी पे लगाना है मेरे को, कोई भी क्लोराइड की बात करिए, मैंने Cl लगा लिया, यहां पे हाइड्रोजन है, बहुत सिंपली मैंने ये चीज ड्रॉ कर ली, आपको भी कर लेनी है। अगर मैं बात करूं, एडिशन रिएक्शन दिखाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन दिखाएगा या सब्सटीट्यूशन रिएक्शन दिखाएगा, अगर हमने इसका स्ट्रक्चर लिख लिया है तो आपको देखना है कि कौन सी रिएक्शन शो अप करता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं एक चीज समझाना चाहूंगा आपको, अगर मेरा Cl यहां से रिमूव होगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और अगेन कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता, इसलिए ये सब्सटीट्यूशन रिएक्शन दिखाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करता, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ये नहीं दिखाएगा। अगर बात आती है एडिशन रिएक्शन की, एडिशन रिएक्शन यहां पे हो जाएगी। एडिशन रिएक्शन का मतलब होता है जो हमारा पाई बॉन्ड है उसको करना है ब्रेक और क्या फॉर्म करना है, सिग्मा बॉन्ड क्या करना है, फॉर्म। पाई बॉन्ड करना है ब्रेक और सिग्मा बॉन्ड क्या करना है, फॉर्म।
ऐसी रिएक्शन ये शो अप कर सकता है। नेक्स्ट नेक्स्ट है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन बिल्कुल दिखा सकता है, यहां से अपना एक हाइड्रोजन चला जाए, यहां से Cl चला जाए और ट्रिपल बॉन्ड। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। ऐसा भी ये करता है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन का मैंने आपको सिखा दिया। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये नहीं दिखा सकता क्योंकि इसके पास यहां पे डबल बॉन्ड आ गया और डबल बॉन्ड कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आ गया, तो स्टेबल बिल्कुल भी नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं? तो आपको अपने दो आंसर मिले हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, और ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 भी हमको समझ में आ गया। बात समझ में आई या नहीं? ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 पे मूव करते हैं। देखो भाई, एक रिएक्शन दी है, इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस, कुछ कुछ रिएक्शन दिए। AgCN का काम क्या होता है, रिडक्शन का काम क्या होता है, हम देखते हैं भाई। देखो AgCN अगर मैं अटैच करता हूं किसी से, तो वो CN अटैच ना हो करके, अगर देखो यहां पे क्या दिया, RX दिया है, अगर किसी RX में मैं AgCN ऐड करता हूं तो मेरी रिएक्शन में लगेगा RNC। अगर मैं इसकी जगह पे KCN ऐड करता हूं तो मेरे पे लगेगा RCN। अगर मैं इसकी जगह पे KNO2 ऐड करता हूं तो मेरे पे लगेगा RONO। अगर मैं इस पे ऐड करता हूं AgNO2 तो इस पे क्या लगेगा भाई, RNO2। ये चार रिएक्शन आपको याद होनी ही चाहिए। अगर ये रिएक्शन याद नहीं तो काम नहीं बनेगा, इसलिए मैंने पहले यही रिएक्शन लिखी। अब देखो यहां पे आर ग्रुप यूं का यूं रहेगा, C2H5। Br की जगह मैं लिख रहा हूं क्या, NC। इसके बाद करनी है अगर इसकी रिडक्शन, तो देखो अगर मैं इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा खोल के लिखूं, C2H5 को एज इट इज लिखा, बॉन्ड नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन के साथ एक बॉन्ड कम है, इसलिए इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अगर इसका मैं रिडक्शन करता हूं फर्दर, तो इसके पास भी हाइड्रोजन एडअप होंगे, इसके पास भी हाइड्रोजन एडअप होंगे, सारे के सारे बॉन्ड गायब हो जाएंगे। कौन से, पाई बॉन्ड गायब करने, हाइड्रोजन लगाने। तो देखो आपको क्या करना है, सिंपली इसको नॉर्मल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है। नॉर्मल स्ट्रक्चर में अगर मैं कन्वर्ट करके लिखूं, C2H5, नाइट्रोजन बीच में आएगा, CH3 यहां पे आएगा। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं, 3 बॉन्ड बनाता है, 2 इसने बना लिए, एक हाइड्रोजन लगा दो, अपना प्रोडक्ट तैयार। अगर प्रोडक्ट तैयार है, इसका नाम क्या होगा, नाम आपको दिख ही गया, इथाइल मिथाइल अमीन। एक तरफ इथाइल है, एक तरफ मिथाइल है, और बीच में अमीन ग्रुप है। और कोई देखो, एन प्रोपाइल अमीन, नहीं भाई प्रोपाइल तो कहीं नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। आइसोप्रोपाइल, प्रोपाइल तो है ही नहीं कहीं भी, एक तरफ इथाइल है एक तरफ मिथाइल है, इथाइल अमीन, भाई मिथाइल को तो भूल गया तू, तो अपना ऑप्शन नंबर 4 ही सही है। सही बात है। ठीक है भाई, आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल एंड कॉन्फिगरेशनल आइसोमर ऑफ अ ब्रोमो कंपाउंड C5H9Br, हमको फॉर्मूला दिया है, फॉर्म्ड बाय द एडिशन ऑफ HBr2। देखो भाई रिएक्शन की इंफॉर्मेशन यहां पर है, बाकी सारी क्या पूछा है, स्ट्रक्चरल और कॉन्फिगरेशनल आइसोमर पूछे हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर की अगर मैं बात करूं, नॉर्मल स्ट्रक्चर्स कितनी बनेगी। अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, अगर सिस एंड ट्रांस भी है तो उनको भी काउंट कर लेंगे जब बात करेंगे कॉन्फ़िगरेशनल की। अब ये रिएक्शन है, रिएक्शन की इंफॉर्मेशन हम लिखते हैं, रिएक्शन करने की कोशिश करते हैं। देखो भाई, मैं सबसे पहले ड्रॉ करूंगा 2 पेंट आइन। पेंट के लिए 5 कार्बन मैंने ड्रॉ कर ली, 2 पे आइन है, ट्रिपल बॉन्ड भी लगा लिया। इसके बाद HBr दिया है, तो HBr के लिए इसको ब्रेक किया। अगर मैं दोनों साइड देखूंगा बिल्कुल सिमिलर है, कोई भी कहीं भी लगा दो, कोई भी। देखो अगर मैं H3, यहां पे आएंगे H2, यहां पे आएंगे H3, लेकिन इस वाले कार्बन पे भी 0 हाइड्रोजन है और इस वाले कार्बन पे भी 0 हाइड्रोजन है। तो किसी पे भी कुछ भी लगा दो एक बार। देखो दो केसेस यहां से हमारे पास बन सकते हैं। कौन कौन से, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। देखो भाई सेकंड और थर्ड कार्बन पे लगानी है चीजें। एक बार मैंने Br यहां लगा दिया, एक बार मैंने Br यहां लगा दिया, एक बार हाइड्रोजन यहां, एक बार हाइड्रोजन यहां, दो फॉर्म बन गए। एक यहां पे थे ट्रिपल बॉन्ड, अगर मैं ब्रेक करूंगा तो एक पाई बॉन्ड गायब हो गया, तो एक पाई बॉन्ड बचा है, एक पाई बॉन्ड भी लगा दिया। बिल्कुल समझ में आ गई। देखो यार यहां पे बन गया डबल बॉन्ड, यहां भी डबल बॉन्ड, दोनों में बन सकते हैं सिस एंड ट्रांस, इसमें भी बन सकता है सिस एंड ट्रांस,
तो इसके लिए भी टोटल हो गए 2 आइसोमर, इसके लिए भी टोटल हो गए 2 आइसोमर, टोटल तो हो गए 4। अगर हम कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर की बात करते हैं 4। अगर नॉर्मली देखेंगे तो आंसर सिर्फ 2 आएंगे, ऊपर वाली स्ट्रक्चर और नीचे वाली। आंसर आ गया अपना 2 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 17 भी डन। हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, और हमसे इसने पूछा है हेलोजनेशन के बारे में। इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगर मैं हेलोजनेशन की बात करूं, वो कौन सी प्रोसेस होती है, उसके लिए हमको सबसे पहले उसकी जनरल रिएक्शन आनी चाहिए। जनरल रिएक्शन, अगर मैं किसी भी एल्केन बोला है इसने, एल्केन की अगर मैं हेलोजनेशन करना चाहता हूं, तो आपको पता है हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं हम Cl से, और इस प्रोसेस में क्या बनेगा प्रोडक्ट, CH3Cl। मान लो ये प्रोडक्ट बन गया है। वैसे तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते थे, बट हमारा जो आंसर है वो एक प्रोडक्ट से भी आ जाएगा। पूरी की पूरी रिएक्शन आने की भी इसमें कोई नीड नहीं है। अब देखो यार किस तरीके से होगा आगे वाले पॉइंट। अब देखो यहाँ पे था CH4। मैं इसका स्ट्रक्चर अगर आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो कुछ ऐसा था। मेन चीज जो समझने की है वो यहाँ पे है, हाइड्रोजन ने बॉन्डिंग कर रखी थी कार्बन से। अगर यही वाला हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है, यही वाला हाइड्रोजन अगर रिप्लेस हुआ है, तो अभी यहाँ पे सेम तीनों हाइड्रोजन पे तो कोई भी चेंज नहीं आया, लेकिन इस प्लेस पे आ गया है क्लोरीन। और क्लोरीन आ गया है तो इस कार्बन पे कुछ ना कुछ डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा। अगर डेल्टा पॉजिटिव आया तो हम कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज का इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीज हुआ है। और पॉजिटिव चार्ज का इंक्रीज होना हम क्या कहते हैं, आपने पढ़ा होगा, ऑक्सीडेशन। बहुत ही सिंपल सी चीज थी। अगर आपको डेफिनेशन आती है ऑक्सीडेशन की, देखो अगर हमारा पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है तो हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऑक्सीजन एटम ऐड होता है तो भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। हाइड्रोजन एटम रिमूव होता है तो भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। अगर हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं तो भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। ये सारी डेफिनेशन भी ऑक्सीडेशन के लिए ही होती है। अगर आप इसको रिवर्स कर दोगे तो सारी की सारी डेफिनेशन आपकी रिडक्शन के लिए बन जाएंगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आई या नहीं? हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये एक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस होती है। अगर हम हेलोजिनेशन करते हैं तो वो कौन सी प्रोसेस होती है, ऑक्सीडेटिव। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जल्दी से रीड कर लो। ठीक है, आपने रीड कर लिया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट प्रोड्यूसेस, हमसे रिएजेंट के बारे में कमेंट कर रहा है जो कि प्योर एल्काइल हैलाइड हमको जनरेट करके दे जब हम अल्कोहल के साथ रिएक्शन करें। मतलब कि सबस्ट्रेट हमको दिया है अल्कोहल, और हमको प्रोडक्ट क्या चाहिए, एल्काइल हैलाइड चाहिए। और रिएजेंट के बारे में हमसे क्वेश्चन में पूछा है। क्वेश्चन समझ में आया या नहीं? पहला रिएजेंट PCl5 है, PCl3 है, SOCl2 है, ड्राई HCl है। आपने बहुत बार ये पढ़ा होगा। बेस्ट मेथड हमारा हेलो एल्केन बनाने वाला क्या है, SOCl2 है। बट क्यों है, उसका रीजन भी देखो, वाई। अगर मैं SOCl2 के साथ रिएक्शन करता हूं, देखो ROH मैंने लिया है, SOCl2 के साथ में रिएक्शन करने वाला हूं, तो यहां पे तो बन जाएगा RCl, प्लस में क्या निकल जाएगा, SO2 गैस, प्लस में HCl गैस। ये दोनों गैस, अगर मैं इस दोनों गैस जो इसके बाय प्रोडक्ट बने हैं, बाय प्रोडक्ट बने हैं, इनकी अगर मैं बात करूं, ये दोनों ही एस्केपेबल हैं। एस्केपेबल गैसेस हमारे पास आई है। तो बात करेंगे जब हमारे प्रोडक्ट की, तो सिर्फ हमको प्योर हेलो एल्केन ही मिलेगा, क्योंकि ये दोनों की दोनों गैसेस हैं। दोनों की दोनों गैसेस हैं तो ये दोनों की दोनों उड़ जाएंगी। हमको बाय प्रोडक्ट की बात करेंगे तो इतना कुछ नहीं मिलने वाला। इसीलिए SOCl2 को ही हम बेस्ट मेथड बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं? क्वेश्चन नंबर 19 भी हो गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब आ गए हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 पे, जल्दी से रीड कर लो। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज सोलवेंट फॉर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जो रिएजेंट की बात करिए वो तो इसने बता ही दिया है, ग्रिग्नार्ड है। हमसे क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, सोलवेंट के बारे में। अगर मैं थोड़ा बहुत समझाऊं ग्रिग्नार्ड के लिए, आपको भी पता है जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करते हैं, तो जब सोलवेंट की बात आती है तो हम ईथर का यूज करते हैं।
तो क्वेश्चन तो हमारा यहीं पे सोल्व हो गया। अगर मैं बात करूं ईथर की, तो एक ही है ईथर। ईथर का नॉर्मल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला हमारे पास होता है ROR, और ये रहा R, ये रहा O, ये रहा R। ROR तो हमको एक ही ऑप्शन में है, बाकी सारे तो हमारे पास, ये अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, ये हमको वाटर दिया हुआ है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। आंसर तो हमको मिल गया। लेकिन ऐसा क्यों, ईथर ही क्यों यूज करते हैं वो भी थोड़ा सा समझ लो। जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करता हूं तो RMgX की बात करता हूं। RMgX लिख लो या फिर इसको लिख लो R नेगेटिव। अगर मैं R नेगेटिव की बात करूं तो ये R नेगेटिव फर्दर रिएक्शन करके एल्केन में भी कन्वर्ट हो सकता है, एल्कीन में भी कन्वर्ट हो सकता है, और एल्काइन में भी कन्वर्ट हो सकता है। इस कन्वर्जन को रोकने के लिए, इस कन्वर्जन को प्रिवेंट करने के लिए हम यूज करते हैं क्या, ईथर। मेरी बात समझ में आई आपको, रीजन भी समझ में आ गया कि क्यों हम ईथर यूज कर रहे थे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 भी यहां पे हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, जल्दी से रीड कर लो, जल्दी से फास्टली देखो और अपना दिमाग यूज करने की कोशिश करो। इस क्वेश्चन को कैसे हम कर सकते हैं, देखो भाई जल्दी से करके दिखाओ मेरे को। वही चीज हमको पता होनी चाहिए क्वेश्चन में, आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। अगर ध्यान से देखोगे, अगर आपने क्वेश्चन सच में पढ़ा है तो इतनी बात समझ में आ गई होगी कि ये हमारे पास क्या दिया है, प्रोडक्ट की वैल्यू दी है, क्योंकि हमको ये क्या करना है, प्रिपेयर करना है। मेरी बात को समझ रहे हो। और रिएजेंट हमसे पूछ रहा है, मतलब सबस्ट्रेट और रिएजेंट, यहाँ पे दो दो वैल्यूज हमको गिवन है। अब जल्दी से देखो रिएक्शन किस तरीके से चलानी है। पहली चीज आपको लिखने का तरीका आना चाहिए। देखो मैं CO, अगर मेरे को इसको लिखना है तो मैं CO मैंने ऐसे लिखा, और इसके आजू बाजू क्या है, इधर है एक मिथाइल, इधर है इथाइल, इधर है एक कार्बन, उधर क्या है दो कार्बन। इसको मैंने इस तरीके से लिखा। अगर मैं सेकंड वाला CO वाला ग्रुप लूं तो इसको भी अगर तुम लिखना चाहो तो एक तरफ कितनी कार्बन, एक दो तीन, एक तरफ लिखी मैंने एक दो तीन, और दूसरी तरफ कितनी, सिर्फ दो, एक दो। इसके बारे में भी लिख लिया। अब थर्ड के बारे में मेरे को लिखना है। देखो CO ग्रुप बीच में है, इस तरफ भी दो कार्बन, इस तरफ भी दो कार्बन, इस तरफ भी दो कार्बन और इस तरफ भी दो कार्बन। और लास्ट वाला भी लिखूं तो मैं CO, एक तरफ एक कार्बन, एक तरफ दो कार्बन। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब इनके साथ साथ में क्या दिया है, देखो सब में RMgX, 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 RMgX। और RMgX का मतलब क्या होता है, R नेगेटिव। तो मैं सिर्फ इनके साथ जब प्लस में लिखूंगा, मैं R नेगेटिव वाली वैल्यू लिखने वाला हूं। पहले में देखोगे तो दो ही कार्बन है, तो हमारे पास आ जाएगा दो कार्बन के ऊपर नेगेटिव। सेकंड में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो एक ही कार्बन है, CH3 है, तो एक कार्बन के ऊपर नेगेटिव आ गया। अगर थर्ड वाले में देखूं तो कितने हैं, एक दो, अगेन दो कार्बन है, तो दो कार्बन के ऊपर नेगेटिव आ गया। और लास्ट वाले में देखूंगा तो मैं एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, इसके पास कितने कार्बन है, तीन कार्बन है, और उसके ऊपर नेगेटिव है। रिएक्शन समझ में आई किस तरीके से मैंने लिखी है, पहला पार्ट। इनकी अगर मेरे को रिएक्शन करानी है, देखो भाई एक के पास है नेगेटिव चार्ज, एक के पास है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज वाला होता है हमारा इलेक्ट्रॉन रिच। जिसके पास आ गया पाई बॉन्ड वो हो गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इन दोनों की मैं रिएक्शन करा सकता हूं। ये नेगेटिव चार्ज अगर इस पे अटैक करे तो ये आगे जाके फर्दर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव जाएगा। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आने के बाद वो हाइड्रोजन लेके अल्कोहल OH बना देगा। O के ऊपर नेगेटिव आया, O के ऊपर नेगेटिव आने के बाद मेरी बात ध्यान से सुनो, फिर हमारे पास H+ इज लाइक ऑक्सीजन होते हैं हमारे केमिस्ट्री में, तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करके यहाँ पे OH का फॉर्मेशन कर देगा। तो जल्दी से अगर हमको इसका प्रोडक्ट बनाना है तो क्या आ जाएगा, देखो C के ऊपर आया OH, इधर था एक कार्बन, इधर थे दो कार्बन, ये हमने छेड़े नहीं, एक दो तीन, तीन कार्बन इसके साथ और अटैच हो गए। प्रोडक्ट बनाना आया या नहीं। अगर मैं इसी तरीके से सबके प्रोडक्ट बनाओगे आप, तो आप पाओगे कि जो, अगर मैं इसका प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करता हूं, देखो आपको बना के ही दिखा देता हूं। इसको आ गया OH, इधर भी थे दो कार्बन एज इट इज रखे, इधर भी दो कार्बन एज इट इज रखे, इधर भी, यहां भी अटैच दो ही हुए।
इसको भी मैंने एज इट इज रख लिया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक बिल्कुल आसान। अब देखो यार, अब तुमने इतने क्वेश्चन पे काम कर लिया है कि तुम अपना क्वेश्चन अब रीड कर सकते हो। इसने बोला है 3 पे इथाइल हो, 5 कार्बन की चेन हो और तीसरे पे ओल हो। अगर मैं ध्यान से इस वाले कंपाउंड को देखूं, देखो 1 2 3, तीसरे पे ओल है, तीसरे पे ही इथाइल है और 5 ही मेंबर की चेन है, 1 2 3 4 5। देखो ध्यान से मैंने किस तरीके से इस क्वेश्चन को किया। इसको अगर मैं 1 2 3 बोल रहा हूं, इसको 4, इसको 5, तो 3 पे ही इथाइल ग्रुप लगा है, वो 3 पे ही अल्कोहल ग्रुप लगा है। अगर आप सबके नाम लिखोगे तो आप पाओगे कि यही हमारा आंसर है। सब इजीली आप कर सकते हो। तो हमारा आंसर कौन सा आ गया भाई? सबसे मेन पार्ट इस क्वेश्चन का क्या था? हाउ टू राइट। इसने पूरा का पूरा आपको दिया है फॉर्मूलाज में, तो किस तरीके से आप लिख रहे हो उसी तरीके से आपको चमका मारेगी चीजें, नहीं तो कुछ नहीं आने वाला समझ में, ऑर्गेनिक ऐसे ही उड़ जाएगी। लिखना सीख लो अच्छे से, तो ऑर्गेनिक बहुत ही आसान है। ओके, समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 21 भी हमने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाते हैं। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 22 जल्दी से रीड करो। हो गया रीड? चलो भाई ठीक है। रेट ऑफ SN2 विल बी नेग्लिजिबल इन, SN2 की बात कर रहा है और कह रहा है जिसमें SN2 ना हो या फिर ना होने के ही बराबर हो। तो सिंपल सी बात बताता हूं, ये स्ट्रक्चर आपके लिए नहीं हो सकती है। बट ये स्ट्रक्चर में जो बीच में ये कार्बन लगा हुआ है और ये दो पोजीशन है जो मैं स्टार से दिखा रहा हूं, जो मैंने स्टार से पोजीशन दिखाई है उसको हम कहते हैं ब्रिज हेड पोजीशन। और इस पोजीशन पे ना तो SN1 होती है, ना हमारे पास SN2 होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि इस पोजीशन को अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो इस तरीके से हमारी रिंग है और इस तरीके से एक कार्बन बीच में लगा हुआ है। बहुत सिंपल सी चीज है, लेकिन सिंपल क्या नहीं है, इस वाले कार्बन पे ना तो पॉजिटिव चार्ज स्टेबल हो सकता, ना तो रेडिकल स्टेबल हो सकता, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज ही स्टेबल हो सकता है। और नेगेटिव चार्ज वाला इंटरमीडिएट ना तो SN1 में बनता, ना SN2 में बनता। SN1 की इसने बात करी है, नहीं, इसने SN2 की बात करी है, तो ट्रांजिशन स्टेट वाला भी यहाँ पे कोई भी चीज नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? इतनी सारी चीज मैं ना क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये जो ब्रिज हेड है ये बहुत ही रिजिड है। क्योंकि जो ये एंगल्स है ना, इन बॉन्ड एंगल्स, अगर इनको हमने थोड़ा सा भी डिस्टर्ब किया, देखो अगर इसके ऊपर मैं पॉजिटिव चार्ज लगाता हूं तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन पहले sp3 होगी, फिर इसकी हाइब्रिडाइजेशन डिक्रीज होके sp2 हो जाएगी। इसका बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री और इसका बॉन्ड एंगल हमको मिलता है 120 डिग्री। बॉन्ड एंगल चेंज होने से ये बॉन्ड्स आपस में ऐसे स्टेबल नहीं रह पाएंगे, तो इसी कारण से इस ब्रिज हेड को अपनी पोजीशन बदलनी पड़ेगी, बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे, क्योंकि बॉन्ड एंगल बदलना है। और इसी वजह से ये कहता है कि नहीं भाई, मेरे को sp3 में ही मैं खुश हूं, मैं अपने सिग्मा बॉन्ड्स को ब्रेक नहीं कर सकता। सिर्फ एक रिएक्शन दिखाने के लिए मैं अपने सिग्मा बॉन्ड्स इस तरीके से तो ब्रेक नहीं करूंगा। जो मेरी पहचान है ब्रिज हेड, मैं वैसा ही रहना पसंद करूंगा। ना तो मैं SN1 दूंगा, ना ही मैं SN2 दूंगा। और नेग्लिजिबल का आंसर भी आपको मिल ही गया। बाकी सारे ऑप्शंस देखोगे सब में चीजें बिल्कुल सही है। यहां पे भी रिएक्शन हो सकती है, यहां पे भी रिएक्शन हो सकती है, यहां पे भी रिएक्शन हो सकती है, सब में एंगल का भी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। लेकिन यहां पे एक रिजिड स्ट्रक्चर की वजह से हमारी SN1 और SN2 नहीं हो पाई, तो अपना आंसर आ गया है C। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर हम आ गए हैं 23 पे। जल्दी से रीड कर लो क्वेश्चन। रीड कर लिया? अब रिएक्शन देखो, रिएक्शन तो लिखनी पड़ेगी क्योंकि इसने Z के बारे में हमसे पूछा है। हमको पूरी की पूरी और रिएक्टेंट दिया है, सारे के सारे रिएजेंट दिए हैं। रिएक्शन लिखनी स्टार्ट करते हैं। रिएक्शन लिखनी ही पड़ेगी, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक भाई नहीं है। देखो C2H5, कार्बन 2 लगे हैं, एक आयोडीन लगा है, इसके पास H2 मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, देखो यहां पे एक हाइड्रोजन, यहां पे एक हाइड्रोजन। अगर इसने बात करी है अल्कोहलिक KOH की, तो अल्कोहलिक आ गया। आप सभी लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे एलिमिनेशन करना है, एक आई जाएगा इस कार्बन से और नेक्स्ट वाले कार्बन से हाइड्रोजन, बीच में आ जाएगा कुछ डबल बॉन्ड। तो अगला हम बना लेते हैं, क्या बन गया भाई? इथीन बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसके बाद बात करें Br2 का एडिशन करना है। अब देखो कोई हीट वाली
कंडीशन भी यहाँ पे नहीं है, तो Br2 का एडिशन हम नॉर्मली कर देंगे, एक Br यहाँ पे लगा देंगे, एक Br यहाँ पे लगा देंगे, बड़ा सिंपली हमारा अगला प्रोडक्ट भी आसानी से बन जाएगा और सिंगल बॉन्ड रह जाएगा। Br का एडिशन हो गया। एडिशन रिएक्शन होती ये है, पाई बॉन्ड को तोड़ो, सिग्मा बॉन्ड को फॉर्म करो, पाई बॉन्ड को तोड़ो, सिग्मा बॉन्ड को फॉर्म करो। यही चीज करिए हमने, पाई बॉन्ड को ब्रेक कराया, सिग्मा बॉन्ड को मेक कराया। ठीक है भाई, सीधी सी बात है। इसके बाद एक रिएजेंट बस रह गया है KCN। इसके अंदर अगर मैं रिएक्शन इसकी KCN के साथ भी करा दूं तो क्या होगा आपको पता है। अगर मैं RX में KCN का एडिशन कराता हूं तो X की जगह पे CN लग जाएगा, X की जगह पे CN लग जाएगा। अब यहाँ पे X की जगह पे Br है, तो देखो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहां भी आ जाएगा CN, यहां भी आ जाएगा CN। आप बस अपना आंसर ढूंढ लो कहां है, जहां पे दोनों तरफ CN, वही मेरा आंसर। आंसर नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 23 भी आसानी से हो गया। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, जल्दी से क्वेश्चन रीड कर लो। SN1 रिएक्शन की हमसे रिएक्टिविटी पूछी है, जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो SN1 के अंदर। तो हमको यार देखो, फिर से हमको ऐसी ऐसी चीज दी है, तो किस तरीके से करेंगे। देखो यहाँ पे मिथाइल है, इसको काट दो, सिर्फ मिथाइल आएगा। जल्दी से इसको अगर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं, देखो भाई एक CO है, CO वाली स्ट्रक्चर सारी की सारी आपको इसी तरीके से करनी है। एक कार्बन लगा है, एक आगे फर्दर Cl लगा है। इधर बात करूं, एक मिथाइल लगा है। इसकी स्ट्रक्चर की बात करूं, देखो इसके अंदर कोई CO नहीं है, सिर्फ मिथाइल लगा है। मिथाइल को CH3 में लिख सकता हूं, ऑक्सीजन लिख लिया, CH2 लिख लिया, Cl भी लिख लिया। इसकी मैं बात करूं, C6H5 मतलब एक रिंग दी है हमें, रिंग दिया है हमें। उसके बाद एक कार्बन, उसके बाद दूसरा कार्बन, एक कार्बन दूसरा कार्बन, उसके बाद Cl। अब देखो एक लास्ट ये वाला दिया, इसका स्ट्रक्चर ऑलरेडी हमको गिवन है, तो हमको बनाने की जरूरत नहीं है। अब SN1 की बात अगर करें, SN1 इंतजार करता है। इंतजार किसका करता है, कब ये अपनी जगह छोड़े। ये जगह छोड़ेगा, यहां पे पॉजिटिव बनेगा, ये जगह छोड़ेगा, यहां पे पॉजिटिव बनेगा, ये जगह छोड़ेगा, यहां पे पॉजिटिव बनेगा, और ये जगह छोड़ेगा तो यहां पे पॉजिटिव बनेगा। अब हमको देखना है रिएक्टिविटी ऑर्डर कैसा आता था, ऐसा कुछ आता था 3, 2, 1। अब ये क्यों आता था, अगर ये चीज तुमको पता है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी हम देखते थे सर, इसी के अकॉर्डिंग ये ऑर्डर आता था। तो अभी भी हमको सेम ही काम करना है, स्टेबिलिटी देखनी है कार्बोकैटायन की। अगर मैं बात करता हूं कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की, बात ध्यान से सुनना, बड़े काम की बात है। कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। बात बनेगी, नहीं बनेगी। यहां पे देखो, यहां पे लगे हैं लोन पेयर जो कि इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इसको डोनेट करा सकते हैं, बात बनेगी। हाँ भाई, 2 वाले में बात बन जाएगी। लेकिन थर्ड में देखेंगे, थर्ड में भी कोई भी बात नहीं बनेगी। अगर मैं पाई बॉन्ड की बात करूं तो वो काफी दूर है, ये इस कार्बन पे होता तो बात बन जाती, ये नेक्स्ट कार्बन पे है, बात यहां भी नहीं बनी, और यहां तो बनने का कोई चारा भी नहीं है। तो अपना आंसर आ गया 2, 24 क्वेश्चन भी हमने कर दिया। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25। यहां पे एक रिएक्शन दी है, जल्दी से दिमाग लगाओ और बताओ कौन सा आंसर सही है। वीडियो पॉज कर दिया करो जब मैं ऐसा बोलता हूं, खुद से ट्राई करा करो, तभी जब मैं समझाऊंगा तभी आप कनेक्ट कर पाओगे चीजों को। वरना अगर डायरेक्ट 2x पे लगा के देख रहे हो, कोई फायदा नहीं है इस वीडियो को देखने का, रहने दो। 25 क्वेश्चन जल्दी से पढ़ो भाई, दिमाग लगाओ अपना। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन आपसे वैसे भी नहीं होगा। HCl देखा, डबल बॉन्ड देखा, मार्कोनिव एडिशन याद आई। पहली बात तो मार्कोनिव एडिशन की जो स्टेटमेंट है वो गलत है, जो हमको सिखाई जाती है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम गोज टू दैट कार्बन एटम विच हैज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगर ऐसा ही डेफिनेशन था तो लेसर नंबर तो इन दोनों में से किसके पास है, इसके पास है। तो यहां पे लग जाना चाहिए था नेगेटिव पार्ट Cl, यहां लग जाना चाहिए था H, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो कैसा होता है सर, बता दो। देखो भाई, एक चीज याद करनी है, अगर मैं बात करता हूं, एक सेकंड एक सेकंड, इसको रब करता हूं तभी मैं समझा पाऊंगा। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं बॉन्ड ब्रेकिंग की,
ध्यान से समझना। अब मैं बॉन्ड ब्रेकिंग करने जा रहा हूं इसके अंदर। अगर मैं इसका बॉन्ड ब्रेक करता हूं तो कहां पे लगाऊं पॉजिटिव, कहां पे लगाऊं नेगेटिव? अगर मैं पॉजिटिव यहां पे लगा देता हूं तो यहां क्या लगा है? Cl3। Cl3 एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर, और ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये साथ में नहीं रह पाएंगे। क्या आप मेरी बात समझे या नहीं? ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। इसी की वजह से, इसी की वजह से हमको पॉजिटिव यहां लगाना पड़ेगा बॉन्ड ब्रेक करके, नेगेटिव यहां। इसी की वजह से हाइड्रोजन आएगा इस कार्बन पे और क्लोरीन आएगा इस कार्बन पे। मेरी बात को समझे या नहीं? क्यों आया इसके ऊपर पॉजिटिव? क्योंकि स्टेबिलिटी की बात थी भैया। तो हमारा कंपाउंड क्या बनेगा? जल्दी से बता दो भाई। देखो CCl3 बिल्कुल एज इट इज रखा मैंने, इसके बाद CH बॉन्ड आया, सिंगल बॉन्ड CH2, यहां आ गया Cl, यहां क्या आ गया? हाइड्रोजन। ये चीज भाई हाईलाइट करने वाली है कि मार्कोनिव एडिशन लगना था पर तब भी नहीं लगा। क्या हमारा मार्कोनिव एडिशन रूल गलत है? क्या CBSE को चेंज करना चाहिए? क्या CUET को दोबारा से सिलेबस बनाना चाहिए? बट गलत है जो गलत है, और ये क्वेश्चन आता तो आपका गलत ही मानते, आपकी वो स्टेटमेंट आप प्रूफ नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास रीजन है, क्योंकि उनके पास साइंस है, केमिस्ट्री है, समझने की चीज है, और यहाँ पे चीज लग भी रही है। इसलिए कहता हूं बॉन्ड ब्रेकिंग वाले मेथड से जाओ, कोई चीज याद मत करो, सारी चीजें स्मूथ लगेगी। बहुत आसान है। अगर आपको इलेक्ट्रॉन रिच देखना आता है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट देखना आता है तो बात हमेशा ही आपकी सही होगी, क्योंकि आप बात कर रहे हो कंसेप्ट की, आप बात नहीं कर रहे रट्टाबाजी की। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? अब Br2 है, Br2 के साथ कोई हीट नहीं है। अब हीट नहीं है तो मेरी बात देखो यार, ये कहां पे अटैक करेगा? जल्दी बताओ। कहां पे करेगा अटैक? Br2 अगर हीट नहीं है तो कहां करेगा? नहीं आ रहा याद? देखो ये एज इट इज रखा मैंने, CH बना दिया, यहां डबल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड रह गया, इधर भी Br लगा दिया, उधर भी Br लगा दिया। बड़ा आसान था करना, बहुत ही आसान। पाई बॉन्ड को तोड़ा और Br लगाया। ये रिएक्शन बहुत बार करिए हमने। हीट आ जाए तो क्या करना है, हीट ना आ जाए तो क्या करना है? प्लीज ध्यान रखना, एग्जाम में हीट दी है या नहीं दी वो चीज आपको ध्यान में रखनी ही पड़ेगी। तो देखो यार, पूरी चीज हमने कर ली है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? अब देख लेते हैं, हमने ए के बारे में भी बना लिया, बी भी हमारे पास आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग? ए ऑन रिएक्शन विद एक्वस KOH, एक्वस KOH के साथ अगर हम ए की रिएक्शन कर दे फर्दर, ये कह रहा है इसकी रिएक्शन फर्दर कर दो भाई, किसके साथ? KOH के साथ। और एक्वस लिया, एक्वस KOH क्या करेगा? सब्सटीट्यूशन करेगा। सब्सटीट्यूशन कहां पे करेगा? देखो यार, यहां पे बड़ी कमाल की बात करिए इसने। देखो, अगर मैं रिएक्शन पूरी की पूरी लिखना चाहूं, बहुत कमाल की बात है, प्लीज सीख लो। एक्वस KOH, जल्दी जल्दी में सिर्फ इस Cl को रिप्लेस मत करना, यहां पे 3 Cl हो रहा है। यही चीज समझाने के लिए ये क्वेश्चन लेके आया था मैं। देखो, CH एज इट इज, CH2 एज इट इज, यहां पे लगाया मैंने OH, यहां पे लगाया मैंने C, और मैंने एक OH ऊपर लगा दिया, और 2 OH मैंने कुछ इस तरीके से लगा दिए, एक हाइड्रोजन मेरा कुछ इस तरह। तीनों के तीनों Cl जो यहाँ पे थे वो भी रिप्लेस हुए OH से, और ये वाला Cl भी रिप्लेस हुआ OH से। और एक और चीज यहाँ पे समझने की है, एक ही कार्बन पे कभी भी 2 OH ग्रुप नहीं रह सकते, उनमें से हमारा वोटर रिलीज होना बनता ही है। यहां से अगर वोटर रिलीज होगा तो देखो नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनने वाला है। ध्यान से समझो भाई। कार्बन के ऊपर OH वो मैंने छेड़ा नहीं, डबल बॉन्ड O लगा दिया, आगे की रिएक्शन CH2, आगे की रिएक्शन CH2, और यहां पे लगा दिया मैंने OH। आसान है, बिल्कुल आसान है। अब ये जो प्रोडक्ट दे रहा है, क्या ये हमारा आया? नहीं यार, ये तो नहीं आया। इस H की जगह इसने क्वेश्चन में K दे रखा है। तो मैं आपको बता दूं, वो क्वेश्चन में बिल्कुल सही कह रहा है। क्यों कह रहा है? क्योंकि ये तो है एक एसिड। क्या है ये? COH होता है एसिड। अगर हमारे अगर सॉल्यूशन में एक्वस KOH है, OH का तो हमने यूज कर लिया,
अभी भी KOH सॉल्यूशन में होगा, एक्वस KOH दोबारा आएगा और इसको कहेगा तू तो है एसिड, मैं तेरे को सोल्ट बनने का मौका दे रहा हूं। और आपको पता है सोल्ट और एसिड में पहले ही हम क्वेश्चंस में कंपेयर कर चुके हैं, कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, कौन ज्यादा स्टेबल होता है। ऑलवेज हमारी रिएक्शन वहां जाके स्टॉप करती है जहां पे हमारा प्रोडक्ट स्टेबल मिले हमें। तो स्टेबिलिटी के कारण ये फर्दर रिएक्ट करेगा, फर्दर रिएक्ट करेगा तो देखो क्या बनेगा, सारी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहेगी, बस O नेगेटिव K पॉजिटिव। इसने क्या कर लिया, सोल्ट मेक कर लिया भाई, यहाँ पे CH2 और ये आ गया अपना OH, बिल्कुल सही। और इसने क्या बना लिया, सोल्ट बना लिया। बिल्कुल सही बात है भाई, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है हमारा। देखो जरूरी नहीं है ये क्वेश्चन सेम आए, लेकिन ये कंसेप्ट्स आ सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बेसिक है। सारे के सारे क्वेश्चन लेवल 1 के, ऐसा मत समझना कि लेवल 2 का कुछ लेके आया हूं। सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, बी कैन बी रिजॉल्व इनटू D&L फॉर्म। भाई इसको कैसे देखे सर, ये तो कहीं था भी नहीं आसपास। D&L के बारे में, D&L को देख के इतना ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि सिर्फ D&L फॉर्म की बात कर रहा है। तो हमको देखना है कायरल कार्बन कहां पर है हमारा। कायरल कार्बन जहां भी होगा वो दो कॉन्फ़िगरेशन हमारी दिखा रहा होगा, D&L। अगर मैं बात करूं ये वाला कार्बन तुमको दिखेगा कायरल। क्या होता है कायरल, कायरल वो होता है जो कार्बन चार डिफरेंट साइड से अटैच हो, डिफरेंट साइड एटम हो उसके चारों के चारों। अगर मैं बात करूं, एक लगाया हाइड्रोजन, एक लगाया Br, एक लगाया CCl3, एक लगाया CH2Br, चारों के चारों यहां पर डिफरेंट है, इसको मैं कायरल बोलूंगा। तो अपनी डेफिनेशन नंबर 2 भी करेक्ट है, बोथ 1 and 2। तो हमारा नंबर 2 भी करेक्ट है और अपना 3 ऑप्शन करेक्ट हो गया, बोथ 1 and 2। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, सारी की सारी रिएक्शन समझ में आ गई होगी। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, प्लीज समझना, यहां से चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसको आपने शॉर्ट नोट्स में भी लिखना है, कहीं भूल ना जाओ। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 जल्दी से रीड कर लो। देखो भाई, देखते हैं, एक हमारे पास कंपाउंड दिया है। अगर मैं बात करूं यहां पे आयोडीन मान लो, यहां पे एक आयोडीन मान लिया हमने। क्वेश्चन पढ़ो भाई जल्दी से, अगला क्वेश्चन पढ़ो 26। देखो एक कंपाउंड दिया है हमें और आगे रिएजेंट भी दिए हैं, पी हमसे प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहा है। पहला क्या दिया, एल्कोहलिक क्यूएच, क्या कराएगा, एलिमिनेशन कराएगा। अब तक तो याद हो भी गया होगा। देखो मैं रिएक्शन चलाने की कोशिश कर रहा हूं। आयोडीन एल्कोहलिक KOH के साथ अगर ट्रीट करूंगा, आयोडीन भी जाएगा, यहां से हाइड्रोजन भी जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। इतनी चीज तो कर लोगे, बड़ा आसान है। अगली चीज क्या दी है, SO2Cl2। मैंने ऐसे कैसे लिखा, SO2Cl2। SO2Cl2 का वर्क सर ऐसा कुछ होता था, जो ROH होता था ना, उसको ये कन्वर्ट कर देता था RCl में, बट यहाँ पे तो OH है ही नहीं, तो किसको कन्वर्ट करे। देखो यहाँ पे कौन कौन है, यहाँ पे एक ऑप्शन तो सर है हमारे पास कार्बन का, एक ऑप्शन हमारे पास है हाइड्रोजन का। मोर इजीली कौन सब्स्टिट्यूट हो सकता है, कार्बन या हाइड्रोजन, जल्दी से बताओ भाई। आपको पता है हाइड्रोजन, तो जल्दी से हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दो। अब बात आती है, हाइड्रोजन सर यहां पर भी है, हाइड्रोजन यहां पर भी है, हाइड्रोजन यहां पर भी है, किसको सब्स्टिट्यूट करूं। तो जल्दी से समझ जाओ यार, अभी हमने सीखा था sp3 वाला इजीली हो जाएगा, जिसके ऊपर डबल बॉन्ड नहीं है वो इजीली हो जाएगा। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, जल्दी से प्रोडक्ट बता दो। देखो ये डबल बॉन्ड हमने छेड़ा नहीं, और यहाँ पे क्या आ गया, Cl। और ये कैसा होता है भाई हमारे पास, अगर इसका नाम मैं पूछूं तुमसे, क्या नाम आ जाएगा, 3 क्लोरोप्रोपीन। बहुत ही आसान है, आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 26 भी हो गया। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जल्दी से पढ़ लो क्वेश्चन और जल्दी से मेरे को आंसर करने की कोशिश करो। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द मैक्सिमम डाइपोल मूवमेंट। देखो यार, डाइपोल मूवमेंट के ऊपर क्वेश्चन किया है, डाइपोल मूवमेंट के लिए आपको क्या चीज पता होनी चाहिए, हमेशा इसी तरीके से आप डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन करोगे अगर आपको सही करना है तो। डाइपोल मोमेंट हमारी दो चीजों पर डिपेंड करती है, फर्स्ट होता है चार्ज,
और एक होता है डिस्टेंस, और हमेशा हमको कोई भी प्रायोरिटी इसमें फॉलो नहीं करना होता, दोनों के हिसाब से ही हमको आंसर तक पहुंचना है। अगर मैं बात करता हूं, देखो एक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, CH3 तो सब में ही सेम है। तो बात करें इनकी, तो चार्ज तो सबसे ज्यादा, चार्ज में कौन जीता? फ्लोरीन, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। आयोडीन किस में जीत गया? डिस्टेंस में। लेकिन ये चार्ज में हार गया और ये डिस्टेंस में हार गया, तो ये दोनों के दोनों ही हमारे आंसर तो नहीं हो सकते, मतलब कि CH3Br और CH3Cl में से चुनाव करना पड़ेगा। अगर मैं बात करता हूं कॉम्बिनेशन की, तो CH3Cl हमारा विनर निकलता है। क्यों? क्योंकि जब हम कंबाइन चीज देखते हैं, चार्ज प्लस डिस्टेंस, तो आंसर कौन आता है? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी है हल्की फुल्की, और ये बात करें डिस्टेंस की, तो फ्लोरीन के मुकाबले तो अच्छा ही डिस्टेंस है, साइज इंक्रीमेंट यहां पे है। लेकिन मैं बात करूंगा CH3Br की, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी कम होगी कि ओवरऑल सम उसका CH3Cl से नहीं जीत पाया, तो विनर कौन है हमारा? CH3। आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। और ये कैसे निकाला है हमने? चार्ज, चार्ज को देख के कंफ्यूज नहीं होना है। आप यहां पे और डाल के ऐसा भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्लस डिस्टेंस से हमने आंसर निकाला है, और इसकी वैल्यू CH3Cl की ज्यादा आएगी। मेरी बात समझे या नहीं? क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 पे आ गए हैं। जल्दी से देखो किस तरीके से क्वेश्चन करना है। हमने अपनी स्लाइड्स में सब चीजें कवर कर रखी हैं। थ्योरी के लेक्चर में 2 घंटे में सारा कुछ मैंने तुमको समझा रखा है। जो मैं स्लाइड्स लेके आया हूं, हर एक क्वेश्चन आप उससे कर सकते हो। ये वाले क्वेश्चन में देखो भाई, एक हमें रिएक्शन दी है, कुछ हमें ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन में बोला है कि अबव ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसीड थ्रू, क्या ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है? क्या ये बेंजाइन इंटरमीडिएट? बेंजाइन तो तुम्हारे सिलेबस में ही नहीं है, तो अगर ऑप्शन आए तो सबसे पहले तो इसको ही काटना। मेरी बात को समझे या नहीं? काट दो इसे, नहीं है सिलेबस में। देखो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट देखें हम अपने रिएजेंट का, तो कौन सा है? देखो इसने ONA ज्वाइन किया है, तो H+ और ONA, तो इसने तो नेगेटिव पार्ट अटैच किया है इसका, तो इलेक्ट्रोफिलिक की तो बात ही नहीं आती, तो ये भी कैंसिल। हाँ भाई, थर्ड ऑप्शन देखो, एक्टिवेटेड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मैंने तो उनको बताया था हमें अपने ग्रुप को एक्टिवेट करना पड़ेगा अगर उसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराना है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच करने पड़ेंगे। देखो इसने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच किए हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच किए हैं, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? एक्टिवेटेड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 28 भी समझ में आ गया होगा। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29, जल्दी से रीड करो। देखो भाई ये थोड़ा लेवल 2 का क्वेश्चन है, जिनका मन है स्किप करने का वो कर सकता है, बट अगर क्वेश्चन आ गया तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमको करना ही पड़ेगा। देख लो, समझ लो, ज्यादा चीज नहीं है। फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन का क्वेश्चन है ये आपके सिलेबस में है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करना। बेंजीन रिएक्ट विद एन प्रोपाइल क्लोराइड। एक इसने लिया है बेंजीन, एक इसने लिया है प्रोपाइल क्लोराइड, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ये तो कुछ वैसा ही नहीं दिख रहा तुम्हें? RX इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, और इसमें मैं क्या कहता था, इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा R पॉजिटिव का। इसके अंदर R ग्रुप कौन सा है? ये वाला ग्रुप है, तो इसका इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा। इस इलेक्ट्रोफाइल को ही अटैक करना है हमारे बेंजीन पे। लेकिन डायरेक्टली अगर तुमने अटैक करा दिया, अगर तुम्हारा आंसर कुछ ऐसा आया, तो आंसर गलत है। अगर डायरेक्टली यहीं से अटैच करा दिया तो नहीं भाई। यहां पे अपना 1 डिग्री है, 1 डिग्री अनस्टेबल होता है। पहले ये चार्ज यहां पे डिस्प्लेसमेंट होगी चार्ज की, ये सेंटर वाले कार्बन पे शिफ्ट होगा, एक छोटी सी रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन यहां पे आएगी, पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ जाएगा। आफ्टर दैट ये जाएगा बेंजीन से रिएक्ट करने, तो ये क्या पाएगा रिएक्शन में? ये वाला तो प्रोडक्ट ही गलत है, ऐसा नहीं करना है। जो करना है वो मैं सिखा रहा हूं। जब ये बेंजीन से अटैक होगा, कलर चेंज कर लेते हैं। अगर ये आंसर आपने किया तो ये आंसर सही है। ये किस तरीके से आया? इस तरीके से पाथ इसने फॉलो किया।
ये वाला पार्ट इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। मेरी बात को समझे या नहीं? तो आंसर क्या आ जाएगा भाई हमारा? आइसोप्रोपाइल बेंजीन हमको मिला है। आइसो ग्रुप कौन सा होता है? कुछ ऐसा ग्रुप को हम आइसो कहते हैं जब ये सेंटर वाले ग्रुप से अटैच हो जाए। क्या मेरी बात को समझे? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 29 भी आपको समझ में आ गया। देखा, इतना ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं था जितना ज्यादा दिख रहा था। ठीक है भाई, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। जल्दी से रीड कर लो। देखो क्या क्या चीजें दी हैं, क्या क्या चीजें पूछी हैं। एराइल हैलाइड दिया है, और ये हमको क्या दिया है? प्रोडक्ट दिया है, रिएक्टेंट दिया है। कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, मतलब ये हमको प्रोडक्ट दिया है। ARX कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, नहीं हो सकती रिएक्शन, ऐसा बोल रहा है भाई ये। नहीं हो सकती ये रिएक्शन बाय द रिएक्शन ऑफ एराइल एल्कोहल। ये हमको क्या दिया है? रिएक्टेंट दिया है। सबस्ट्रेट के बारे में भी बता दिया। रिएजेंट भी दिए हैं क्या? हाँ, रिएजेंट भी दिए हैं भाई। ये सब अगर हम यूज करें तो हमको ये रिएक्शन नहीं मिलेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सब लोग जाएंगे बॉन्ड ब्रेक करने, इसका सोच के जाएंगे कि सिंगल बॉन्ड ब्रेक करना है, पर इनको लगेगा धप्पा, क्योंकि इसके पास, समझ गए क्या? रेजोनेंस है भाई, रेजोनेंस का खेला यहाँ पे चमक जाएगा। डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड का नेचर इसके पास है। दो बॉन्ड को तोड़ने के लिए इसके पास इतनी ज्यादा ताकत नहीं है। ये सारे रिएजेंट बने हैं सिग्मा बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए, यहाँ पे इनका ब्रेकेज नहीं काम आएगा, इसलिए लेस रिएक्टिव है। तो आपको मिल भी गया होगा अपना आंसर। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन फिनोल्स हैज अ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। इसीलिए, बिकॉज हमसे रीजन ही पूछा था क्वेश्चन में, और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 भी सब लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 31। इन द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन फ्रॉम एनिलीन। मेरी बात को समझ रहे हो? फिर से इसने कुछ इंफॉर्मेशन दी है। इन द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, मतलब क्लोरोबेंजीन को तो बनाने की कोशिश करी है भाई। फ्रोम कहां से? एनिलीन से, मतलब बेंजीन के ऊपर क्या है? NH2 ग्रुप है। हाँ या ना? द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट इज, रिएजेंट के बारे में हमसे पूछा। क्वेश्चन समझ में आया या नहीं? ठीक। तो ये चीज हमने देखी थी भाई, हमने सारी की सारी रिएक्शन पढ़ी थी। डायएजोनियम के लिए पहले हमको रिएक्ट कराना पड़ेगा NaNO2 प्लस HCl के साथ, फिर हम इसमें रिएक्ट करा सकते हैं Cu2Cl2। याद आया? या फिर ये तो मैंने यूज किया सेंडमेयर। अगर मैं गेटरमैन कोच करूं तो कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। देखो भाई, नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड किसको बोलते हैं? नाइट्रस एसिड बोलते हैं HNO2 को। मैंने आपको बताया था, अगर आप इन दोनों की एसिड बेस रिएक्शन करा दो, Na और H की लोकेशंस चेंज कर दो, इंटरचेंज कर दो, तो मेरे को देखो, ये चीज मैंने समझाई भी थी, अभी दोबारा बता रहा हूं। NaNO2HCl, सोडियम और इसकी लोकेशन अगर मैं एसिड बेस रिएक्शन इसमें लगाऊं तो मेरे को एक कंपाउंड मिलेगा HNO2 और दूसरा कंपाउंड मिलेगा NaCl सोल्ट। तो ये भी अगर दिया हो तो काम वो ही कराएगा, मैंने अपने लेक्चर्स में बताया था। तो HNO2 विद Cu2Cl2HCl यही है सबसे ज्यादा सुटेबल, और यही हमारा आंसर है। इसी तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 31 भी कर दिया। अब इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। जल्दी से रीड कर लो भाई। ठीक है, CCl बॉन्ड ऑफ क्लोरोबेंजीन, अगर मैं क्लोरोबेंजीन बनाता हूं भाई, ऐसा कुछ बनेगा। और इन कंपैरिजन टू, मतलब लड़ाई करानी है, किसके साथ करानी है? CCl बॉन्ड इन मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड बना लेता हूं भाई, CH3Cl, इसके साथ इसकी लड़ाई करानी है। और क्या चीज दी है? इन कंपैरिजन टू, मतलब पहली चीज जो इसने बोली है वो बोली है क्लोरोबेंजीन के लिए, और CCl बॉन्ड की बात कर रहा है। इतनी सी चीज हमको नोट करनी है, इतनी सी चीज हमको देखनी है, बस बाकी चीजें जाए भाड़ में। अगर देखो लॉन्गर होता है, क्या ये बॉन्ड इससे लॉन्गर है? नहीं भाई, पहली बात तो इसके अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है, जिसकी वजह से इसका बॉन्ड ऑर्डर तो इंक्रीज हो जाता है, बॉन्ड लेंथ इसकी डिक्रीज हो जाती है। अगर बात करें स्ट्रेंथ की,
और स्ट्रेंथ हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर के, इसलिए हम बोल सकते हैं स्ट्रेंथ भी इसकी इंक्रीज हो जाती है। अगर आप इतना सब करोगे तो भी आंसर पा लिया होगा, शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर। लेकिन इतना ज्यादा सोचना ही क्यों था, मेरी बात को समझो। पहली बात, अगर आपको एक भी आंसर पता था ये शॉर्टर होगा, अगर बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ का भी कंसेप्ट पता था ना, तो क्वेश्चन लग जाना था। कैसे? शॉर्टर होगा तो स्ट्रॉन्गर ही होगा, शॉर्टर के साथ स्ट्रॉन्गर एक ही बार है। देखो चीजें बहुत आसान होती है, समझ के देखो। डायरेक्ट भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, अगर नहीं कर सकते थे तो मैंने पूरा का पूरा कंसेप्ट भी आपको यहाँ पे सिखा दिया है। बॉन्ड ऑर्डर इसका इंक्रीज हुआ है, बॉन्ड लेंथ इसकी डिक्रीज हुई है। स्ट्रेंथ की बात करें, बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो स्ट्रेंथ भी यहाँ पे इंक्रीज करेगी, शॉर्टर होगा और स्ट्रॉन्गर होगा। 32 क्वेश्चन भी कर लिया। तो आ जाते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 33 पे, जल्दी से देख लो। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, आपका लास्ट वाले पार्ट का क्वेश्चन है। फायर इन एक्सटिंग्विशर के बारे में पूछा है, तो आपको पता होगा अगर आपने मेरा लेक्चर देखा है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, नोट्स में से क्या आंसर आ जाएगा? CCl4। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट है, 1-2 सेकंड में हो जाना चाहिए। अगला, चलो भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से रीड कर लो। Which of the following is responsible for depletion of the ozone layer? भाई ये तो बात पड़ी थी, अगर दिमाग लगाओगे भी तुम्हारे सिलेबस में ये तीनों की बात तो इस चैप्टर में है ही नहीं, बात सिर्फ होती है फ्रीऑन्स की, और आंसर भी क्या है अपना? फ्रीऑन्स। अगला क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 35, यूजेस ऑफ डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन फॉर्मूला याद जरूर होना चाहिए। अगर बात करूं ऑप्शन की, पेंट रिमूवर, हाँ भाई होता है। सोलवेंट, हाँ होता है। मेटल, हाँ क्लींजिंग में। एंड फिनिशिंग सॉल्वेंट, हाँ होता है। ऑल ऑफ द अबव सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 भी हमने कर दिया। और लास्ट क्वेश्चन आ गया भाई हमारा अब, क्वेश्चन नंबर 36, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय हीटिंग आइडोफॉर्म विद KOH। मेरी बात को समझो, आइडोफॉर्म का फिर से रिएक्शन पूछिए। CHCl3 हमारा आइडोफॉर्म होता है, KOH इसने दिया है, इन दोनों की रिएक्शन करानी है, कुछ नहीं करना ज्यादा। अगर बात करूं KOH, आपको नहीं बताया ये अल्कोहलिक है या एक्वस है, तो हम मान के चलेंगे कि एक्वस है, मान के चलेंगे वीक ही होगा, मान के चलेंगे सब्स्टिट्यूशन ही करा रहा होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सबको या नहीं? आ रही है बात समझ में? तो जल्दी से क्वेश्चन कर दो। CHCl3 प्लस में करता हूं KOH, तो तीनों Cl की जगह पे क्या लग जाएगा भाई? OH। और 2 OH एक कार्बन पे नहीं रह सकते, तो यहां से क्या हो जाएगा भाई? वाटर रिमूव। वाटर अगर माइनस कर दूं तो एक तरफ बच जाएगा OH, एक तरफ था हाइड्रोजन, और एक तरफ बच जाएगा डबल बॉन्ड O। लेकिन KOH के कारण से ये अपने आप को सोल्ट में कन्वर्ट करेगा, C डबल बॉन्ड O, OKH। ये ही है हमारा आंसर। और आंसर कौन सा है भाई? सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट। और ये हो गई अपनी पूरी की पूरी सीरीज खत्म। तो प्लीज भाई समझो, सारे क्वेश्चन को देखो, PDF आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जल्दी से वहां पे देखो और इसको डाउनलोड करके एक एक बार फिर से सभी क्वेश्चंस को देखना है। ज्यादा से ज्यादा आपका आधा घंटा लगेगा, अगर आपको समझ में आ गया तो रिवीजन इजीली हो जाएगी। चलो भाई फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। रुक रे, जाओगे किधर? जाके ने रिवाइज भी कर लिए।